के आधार पर हमने कल कुछ प्लेट्स मार्जिन्स को देखा था। देखिएगा, काफी आप में से हिंदी मीडियम के भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम हैं, तो आप अच्छी तरीके से ज्वालामुखी को समझ पाएंगे। यानी ज्वालामुखी को समझने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स समझना होगा। तो इससे पहले जो कल की क्लास रही उसमें हमने दो थ्योरीज को एक साथ और पढ़ा। कोर्स में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है, क्योंकि उसको समझे बगैर हम ज्वालामुखी को नहीं समझ सकते। हम आगे का जो चैप्टर अर्थक्वेक है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो दो जो थ्योरीज थी, उन थ्योरीज में एक तो हमने बात की थी अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय प्रवास का सिद्धांत, और एक प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको भी हमने समझा कि किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स वर्क करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर हमने देखा कि हमारा जो वर्ल्ड है, पृथ्वी है, उसमें अलग अलग प्रकार की प्लेट्स पाई जाती हैं। वो फ्रीली मूव कर रही है, एक दूसरे से कभी टकराती है और कभी एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो उसी के आधार पर हमारे प्लेट मार्जिन सेट होते हैं। तो प्लेट मार्जिन क्या होते हैं, सबको समझ में आया गया होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ लेवे, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में यस नो लिख दीजिएगा। अगर नहीं आया है तो ही लिखिएगा, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार कंप्लीट हो चुके हैं। स्ट्रॉम्बोरी, मैं धीरे धीरे स्लाइड चला रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। जो नए जुड़े हैं वो विशेष तौर पर देखें, एकदम धीरे धीरे चलाता हूँ, देखिएगा। ये छोटा सा टॉपिक रहा है, हो जाएगा आज। उससे पहले हम स्लाइड्स को देख लेते हैं।
चलो हम यहाँ पर थे, स्टार्ट करते हैं। प्लेट मूवमेंट समझ गए होंगे आप कि इस प्रकार से ये एक प्लेट है अलग, ये आपकी पैसिफिक प्लेट, ये आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है आपके साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है। और प्लेटों के जो किनारे होते हैं ये वाले, जहां से एक प्लेट दूसरे से जुड़ती है या अलग होती है, वो कहलाता है प्लेट मार्जिन। तो प्लेट मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? प्लेट मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं, या फिर तो होंगे कंजर्वेटिव यानी संरक्षी, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास से सरक जाती है। प्लेट मार्जिन का दूसरा जो प्रकार है वो है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, यानी वो अपसरित हो रही है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, यानी रचनात्मक कहते हैं। ये रचना करता है, इसमें संरक्षण प्राप्त होता है, कुछ नहीं होता है। तीसरा जो प्लेट मार्जिन है वो डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी। इसमें दो प्लेटें कन्वर्ज होती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है और बढ़ने के साथ एक दूसरे से टकराती है। जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की होती है वह ऊपर रह जाती है। इस प्रकार के जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जिसमें दो प्लेट कन्वर्ज होती है, वहां पर बेसिकली आपको सेंट्रल टाइप इरप्शन देखने को मिलेगा, यानी वहां पर आपको केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिलेगा, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से अपसरित हो रही है। देखिए यहाँ पर अभिसरण, हिंदी के जो शब्द है वो है अभिसरण, और यहाँ पर है अपसरण। जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ज होती है यानी अपसरित होती है, वहां पर रचनात्मक किनारे पाए जाते हैं और वहां पर फिशर टाइप इरप्शन होता है। तो फिशर टाइप इरप्शन यहां पर होगा, सेंटर टाइप इरप्शन यहां पर होगा। तो दोनों ही यहां पर स्थिति पता होते चल जाती है। यहां पर क्या बनेगा? माउंटेन बनेगा, यानी वल्केनिक माउंटेन तैयार होगा, और यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं बनेगा, क्योंकि जो लावा है इस प्रकार से पिघला हुआ जो लावा है वो इस प्रकार से दोनों ही साइड में इस प्रकार से पिघल कर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्लेट्यू बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा पठार, और यहाँ पर बनेगा पहाड़ या पर्वत। तो ये प्लेट मार्जिन थे, और इन प्लेट मार्जिन को इस प्रकार से वापस देख सकते हैं। इस प्रकार का रहता है, तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव। ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं या कंजर्वेटिव कह सकते हैं। दूसरा संरक्षी किनारा। दूसरा लेते हैं इस प्रकार का डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर दो प्लेटें अपसरित हो रही है, तो यहाँ पर रचनात्मक किनारा मिलेगा, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। और ये जो तीसरी स्थिति है जिसमें दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे की तरफ अभिसरित हो रही है, इस प्रकार की स्थिति में विनाश होगा। इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट को आप समझ गए होंगे कि प्लेट मूवमेंट किस प्रकार से वर्क करती है और किस प्रकार से प्लेट है वो एक दूसरे से टकराती है। तो कई जगह प्लेट टकराती है और कहीं एक दूसरे से दूर हट जाती है। जब एक प्लेट दूसरे से दूर हटेगी तो उसे हम कहते हैं अपसरण होना। एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट इस तरफ जा रही है, तो बीच में से लावा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर बनेगा कटक, रिज, RIDGE, रिज बनेगी यहाँ पर। तो उन्हीं रिज के बारे में हम देखेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में और कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं और क्यों, और वहां पर कौन सा प्लेट मार्जिन पाया जाता है, कौन सी प्लेट किस दिशा की ओर जा रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे थे और हमने देखा कि हमारे जो 15% यानी 15% जो ज्वालामुखी है
वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कंस्ट्रक्टिव पर पाए जाते हैं, 80% डिस्ट्रक्टिव पर पाए जाते हैं, 5% जो होते हैं इंट्राप्लेट होते हैं। यानी 15% जो ज्वालामुखी होते हैं वो रचनात्मक किनारों पर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पाए जाते हैं। 80% जो होते हैं वो यहाँ पर यानी डिस्ट्रक्टिव पर पाए जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है? सबसे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं कि हमारी इंडियन प्लेट, या फिर हम कहें कि हमारी जो हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इस स्लाइड्स में देखिएगा 16 मिलियन एगो की बात है, जब एक प्लेट, देखिए इंडियन प्लेट है, देखिएगा इस चित्र को, मैं यहाँ पर रोकूंगा और यहाँ पर 16 मिलियन एगो, ये देखिए ये इंडियन प्लेट कहाँ पर जा रही है? मूव कर रही है। इंडियन प्लेट मूव कर रही है किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या हुआ, इसको आप एक बार रुकिएगा, मैं ग्लोब भी निकाल देता हूँ। हाँ, तो इंडियन प्लेट ये है हमारी इंडियन प्लेट, और इंडियन जो प्लेट है वो मूव कर रही है, किस तरफ मूव कर रही है? यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है 60, ये आपके 60 मिलियन ईयर्स एगो इस प्रकार से मूव होती है, और जहां पर मूव होती है यहाँ पर टकरा रही है। देखिए यूरेशियन प्लेट से यहाँ पर टकराएगी, तो टकराने पर यानी वहां पर क्या हो रहा है? दो प्लेटों के बीच में कन्वर्ज हो रही है, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर एक माउंटेन क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको यहाँ पर। तो किस प्रकार से, मैं यहाँ पर एक आपको ग्लोब दिखाता हूँ, ग्लोब के माध्यम से हम यहाँ आगे देखिएगा स्थिति क्या थी। कहा जाता है कि जो हमारा अर्थ है, या फिर हमारा जो इंडिया मान लीजिए, यहाँ पर एक द्वीप है, मॉरिशस, नाम सुना आपने? शायद सुना होगा। देखिए ये है मॉरिशस और ये है रीयूनियन। कहा जाता है कि हमारा जो भारत है वो पहले यहाँ पर था। ठीक है, भारत यहाँ पर था, और भारत जो है इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं पेन नहीं चला पा रहा हूँ। यहाँ से समझ लीजिएगा कि इंडियन प्लेट इस तरफ मूव हुई, इस तरफ मूव हुई, तो ये इंडियन प्लेट एक अलग प्लेट थी। ठीक है, अब इंडियन प्लेट जब मूव होती है, यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर मैं ब्लॉक्स में समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमारा भारत या भारत का निर्माण हुआ। तो भारत मान लीजिए ये भारत की एक प्लेट है, ये है इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट के ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर थी यूरेशियन प्लेट, या यूरोपियन लिख देता हूं मैं, यूरोपियन प्लेट। ठीक है, जब ये प्लेट जो है इस प्रकार से मूव होती है, मूव किस प्रकार से होती है कि ये प्लेट जब इस प्रकार से यहाँ पर मूव हो रही है, मूव हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों प्लेटें, इन दोनों के बीच में जो मार्जिन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? इस प्रकार के जो मार्जिन रहते हैं, यानी यहाँ पर जो प्लेट हो रही है वो क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है।
वो अभिसरण कर रही है, अभिसरण या फिर वो क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो जब कन्वर्ज होती है तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या होती है, टकराट होती है। और जब टकराट होती है तो यूरोपियन प्लेट और जो आपकी प्लेट है इंडियन प्लेट, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर क्या तैयार होता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो कचरा होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर एक माउंटेन की एक श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार की जो माउंटेन की जो श्रृंखला है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। तो हिमालय का निर्माण होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच या उसकी तरफ मूव कर रही है। इससे पहले अगर आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा सागर था, यहाँ पर शायद किसी को याद हो तो सागर का नाम बताएगा। तैथीस। क्या पढ़िएगा इसको, तैथिस सागर था। और तैथिस सागर में जो अवसाद थे, जो सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट्स जब दो प्लेटों के बीच में आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी श्रृंखला बन गई, तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जब दो प्लेट मूव करती है तो मूव करने के कारण वहां पर बीच का जो पदार्थ है वहां पर माउंटेन बनता है। तो इसी प्रकार के अगर माउंटेन देखें कि प्लेटों का अभिसरण कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय है। तो हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हुई और यहाँ पर हिमालय बना। इसी प्रकार से हम दूसरे कुछ श्रेणियों की बात करें कि जो फोल्डेड माउंटेन पाया जाता है, यहाँ पर देखिएगा, ये है यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन, ये है एंडीज। ठीक है, एंडीज में भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सी प्लेट है, इस दिशा में जो ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट जिसको पैसिफिक प्लेट कहा जाता है, और ये है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। दोनों के बीच में जब टक्कर होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, रॉकी सॉरी एंडीज जो फोल्डेड माउंटेन है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ये आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहाँ पर है पैसिफिक प्लेट। दोनों के बीच में जब टक्कर होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, रॉकीज बनता है। तो प्लेट के जो मार्जिन होते हैं उन मार्जिन पर इस प्रकार से स्थिति बनती है, यानी वहां पर आपको ज्वालामुखी का निर्माण देखने को मिलेगा। यही कारण है कि रॉकीज और एंडीज में आपको बहुत सारे वल्केनो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये है इंडियन प्लेट के बारे में स्थिति कि इंडियन प्लेट किस प्रकार से मूव करती है यूरेशियन प्लेट की तरफ और वहां पर किस प्रकार से हिमालय बनता है। तो 60 जो करोड़ वर्ष पहले की क्या स्थिति रही और अभी की वर्तमान की क्या स्थिति है, तो प्रेजेंट डे में देख लीजिए आपके भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो भारत जो है पहले रीयूनियन जो मैंने मॉरिशस बताया था वहां पर हुआ करता था, लेकिन अब मूव होकर वो कहाँ पहुंच गया, वहां पर आगे पहुंच गया। वो आगे और बढ़ना चाहता है लेकिन आगे क्या आ गई, रुकावट आ गई, आगे यूरेशियन प्लेट आ गई। अगर यूरेशियन प्लेट नहीं होती और वहां पर पूरा ओशन होता तो हो सकता था कि हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ते बढ़ते हम नॉर्थ जो पोल है वहां तक भी पहुंच सकते थे, ऐसा भूगोल कहता है। आगे बढ़ते हैं, एक हमने और बात की कि प्लूम्स यानी 5% जो वल्कनो है वो प्लूम्स पे पाए जाते हैं। अब प्लूम्स क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने दो, एक एनिमेटेड है, उस एनिमेटेड वाले को आप समझिएगा कि प्लूम क्या है। तो प्लूम क्या है, प्लूम स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पर प्लूम स्थिर रहता है। और प्लूम जो मिलते हैं ज्यादातर ओशनिक बेल्ट में मिलते हैं। तो ओशनिक बेल्ट के अंतर्गत अगर लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उस वीडियो से आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस प्रकार से मूव करता है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए ये ओशन के ठीक ऊपर कोई किताब है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ कोई प्लूम है, ठीक है। तो प्लूम किस प्रकार से वर्क करता है कि यहाँ से लावा निकल रहा है, ठीक है। जब लावा किसी पानी के अंदर निकलेगा तो क्या स्थिति होगी कि जो ओशनिक प्लेट है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देख लीजिए, ये मान लीजिए ये सी सरफेस है और सी सरफेस के नीचे से यहाँ से प्लूम निकल रहा है। प्लूम का अर्थ होता है कि यहाँ से लावा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये पूरा का पूरा पानी वाला क्षेत्र है।
तो मूव करेगा तो क्या होगा, जैसे ही पानी पर आएगा लावा ठंडा हो जाएगा, तो लावा जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक द्वीप बन जाएगा। ठीक है, पानी के ऊपर एक द्वीप बन गया। ठीक है, तो द्वीप बनने के बाद द्वीप तो क्या है, आगे की तरफ पानी के साथ तैरते चले जाएंगे। तो ये जो पहला ये फर्स्ट था, ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर एक और द्वीप बना, फिर वो आगे चला गया। तो इस प्रकार से आगे इस प्रकार से द्वीप बनता रहता है। अब इस चित्र को देखिएगा, जो दूसरा चित्र आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि फ्रेंच फ्रिगेट शॉल। ठीक है, तो ये जो आपका बना है द्वीप, तो ये द्वीप सबसे पहले कहाँ था, यानी फ्लो हॉट स्पॉट कौन सा है, ये वाला। यहाँ से लगातार लावा बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर, जैसे मैं इसको नंबर देता था, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, ये वाला जो एक नंबर है वो कहाँ था, पहले यहाँ था। जब एक नंबर आगे गया तो यहाँ पर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, छठा और सातवां। तो ऐसे ऐसे द्वीप बनते रहते हैं। तो द्वीपों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वल्केनो के माध्यम से, जो लावा निकल रहा है वो ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे पानी के साथ मूव कर रहा है। इसको आप देख सकते हैं, देखिएगा हवाई की द्वीप की बात करें, यहाँ से देखिए जब प्लूम बाहर निकल रहा है और प्लूम के साथ सबसे पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो ये आगे से आगे तरफ मूव करे। देखो ये आपके इस दिशा में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जोन ऑफ मैग्मा फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपका मैग्मा चैम्बर है और वो यहीं पर स्थिर है, एक ही जगह पर। उसके ऊपर आपके दूसरे जो है ये सॉलिड डेंस रॉक है, ज्यादा घनत्व वाली। और यहाँ से देखिएगा ये आपके अलग अलग द्वीप बन रहे हैं। इसी को हम मैप में देखते हैं। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था ये रहा आपका हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप में जो द्वीप बने, छोटे बने बड़े बने, देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बना, ये जो श्रृंखला है ये आगे से आगे तरफ मूव करती है। ठीक है, ये आपका नेकर आइलैंड, उसके बाद ये दूसरा आइलैंड बना, फिर ये देखिएगा सबके अंदर देखिएगा आपको कहीं क्रेटर, ये क्रेटर और क्रेटर के अंदर पानी भर गया तो झील बन गई। ठीक है, कुछ द्वीप बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर द्वीप बन गया। ठीक है, इसमें द्वीप नहीं बना। फिर ये किलयुआ, ये होनोलुलु, लाना, ये जो द्वीप है ये है हवाई। तो अभी जो है वल्केनो कहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर। आने वाले समय में क्या होगा कि जो ये हवाई है वो भी क्या होगा, आगे चला जाएगा, हवाई भी आगे चल जाएगा। यानी इस जगह पर, जिस जगह पर ये देखिएगा थोड़ी सी चट्टान आपको नजर आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में ये चीजें नहीं कर पाते हैं, तो ये काफी बढ़िया है कि हमें इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला है। ये दिख जाए, ये है क्रेटर और यहाँ से लावा आपके धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो जब लावा चारों दिशाओं से इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो ये जब कह सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर एक द्वीप बन गया। आने वाले समय में क्या होगा कि ये द्वीप जो होगा ये धीरे धीरे कहाँ मूव करेगा, इस तरफ पश्चिम की तरफ मूव कर लेगा। और मूव करने के बाद यहाँ पर एक नया द्वीप बनेगा, यानी हवाई के बाद भी। जैसे कि इससे पहले यहाँ पर इसी जगह पर कौन सा था, ये था किलयू, किलयू था, किलयू आगे चला गया, अब बन गया हवाई। तो ये हवाई द्वीप जो बना वो इस प्रकार से, तो ये है हवाई द्वीपों की स्थिति। तो इसी प्रकार से इनका जो फॉर्मेशन हुआ है पैसिफिक ओशन में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्लूम वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हॉट स्पॉट या प्लूम क्या होता है, या इंट्राप्लेट वल्केनिज्म क्यों। अब इंट्राप्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेट, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही प्लेट है, यानी ये पूरी की पूरी प्लेट किसकी है, पैसिफिक ओशन की प्लेट है। तो पैसिफिक ओशन की प्लेट में ही जब लावा निकल रहा है तो उसे हम इंट्राप्लेट कहते हैं। यानी ये न तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे है,
न ही कंजर्वेटिव पे है और न ही डिस्क्रिप्टिव पर है, यानी न तो यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, न ही यहाँ पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है, और न ही यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के पास से संरक्षित तरीके से निकल रही है। ये अलग तरीके का, एकदम बिल्कुल अलग तरीके का प्लेट के अंदर ही इस प्रकार का प्लूम। तो एक प्लेट का प्लूम ये यहाँ पर हॉटस्पॉट मिलता है। दूसरा जो है हॉटस्पॉट मैंने बताया था अभी आपको, वो है आपका ये रहा रीयूनियन। कहा जाता है कि भारत का जो निर्माण है वो यहीं से हुआ था, रीयूनियन। तो ये रीयूनियन जो है यहाँ पर प्लूम है, यहाँ पर उससे पहले देखिएगा ये आपके मॉरिशस जो आगे बढ़ा, मॉरिशस, मॉरिशस यानी कहा जा सकता है कि इससे पहले यहाँ पर भारत कई करोड़ वर्ष 60 करोड़ वर्ष के आसपास यहाँ पर भारत हुआ करता था, लेकिन भारत मूव कर गया है। तो यहाँ पर भी एक हॉट स्पॉट या प्लूम पाया जाता है। इसी प्रकार का एक हॉट स्पॉट या प्लूम जो पाया जाता है वो पाया जाता है यहाँ पर आइसलैंड जिसे कहा जाता है। तो आइसलैंड भी इसी प्रकार से प्लूम के कारण बना है। तो ऐसे छोटे छोटे से जो द्वीप हैं वो इसी प्रकार से इंट्रा प्लेट के रूप में तैयार होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले परिप्रशांत मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, मोतियों की माला के अनुसार ये दिखाई देती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, आप देखेंगे कि अगर इस पूरे के पूरे ये पैसिफिक ओशन है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेट के जो मार्जिन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ पर जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, यानी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्यों पाए जाते हैं, क्यों महाद्वीपीय प्लेट है, पैसिफिक ओशन की प्लेट वो भारी है, और ये आसपास की जो क्षेत्र है कोई भी कॉन्टिनेंट की बात कर ले तो ये हल्की प्लेटें हैं, तो ये आपस में टकराती है। तो टकराती है तो ये जो पैसिफिक ओशन वाली जो प्लेट है वो इन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाएगी, और जहां पर इन दोनों की टकराट होगी वहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर आप, यहाँ पर रेड रेड डॉट देखने को मिल रहा है, उन सभी जगह पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखियों का एक पूरा का पूरा जिस प्रकार से एक माला बनती है, तो माला के अनुसार या किसी रिंग के अनुसार ये ज्वालामुखियों का विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी ऐसा लगता है अगर हम सैटेलाइट से देखें जब ये सारे के सारे जागृत हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि एक चमकदार मोतियों की माला पहनाई गई हो पैसिफिक ओशन को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से मोतियों की माला या रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी जो वल्केनो है उसका लगभग 2/3, 2/3 का मतलब 75% या 80% जो वल्केनो होते हैं, वल्केनिक इरप्शन होता है, वो सारा सारा इसी बेल्ट में आपको देखने को मिलता है। जितने भी रेड डॉट है वो सारे सारे वल्केनो है। तो ये क्षेत्र है जहां पर वल्केनो की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर के दोनों ही तट यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात करें तो वहां पर आपको आइसलैंड आर्क मिलेंगे, यानी द्वीप चाप मिलेंगे, और उसके सारे सारे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। इसको फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक ओशन या रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। अब ये शुरू कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत करें तो ये पेटी अंटार्कटिका के इरेबस, अंटार्कटिका यहाँ पर साउथ अमेरिका से नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से माउंट इरेबस, अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है माउंट इरेबस, यहाँ से शुरू होता है। फिर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे यानी चिली या कह सकते हैं एंडीज पर्वत से सारे सारे ये ऊपर बढ़ता है, और धीरे धीरे ये अमेरिका, मैक्सिको से होता हुआ, कैलिफोर्निया के साथ से होता हुआ सीधा कहाँ पहुंच जाता है, अलास्का। अलास्का में यहाँ पर एक कटमई है, वहां पर पहुंचता है। वहां से ये मुड़ता है और एशिया की तरफ मुड़ता है, इस तरफ एशिया की तरफ। और एशिया का जो पूर्वी तटीय भाग है जिसमें जापान के द्वीप समूह ये आ जाएगा, जापान। जापान के बाद नीचे की तरफ ये आ जाएगा आपका फिलीपींस, फिलीपींस तक पहुंचेगा। फिलीपींस से ये ईस्टर्न जो द्वीप है उससे मिलते हुए ये पश्चिमी द्वीप है जिसमें आपके पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी से यहाँ पर आपके ओशिनियो जिसे कहा जाता है वहां से लेते हुए ये इस प्रकार से
फैली हुई है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है और यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अलूशियन, ये कुछ नाम आपको याद रखने होंगे, जापान द्वीप समूह, हवाई लैंड के कुछ द्वीप, इक्वेडोर, ये कुछ ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखी की प्लेट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे ज्वालामुखी यहाँ पर सर्कम पैसिफिक ऑफ बेल्ट या फिर रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वर्ल्ड के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला या सबसे बड़ा जो विस्तार पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा जो है क्षेत्र, अगली स्लाइड पे जाते हैं हम। दूसरा जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, मिड कंटिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय मेखला। मध्य महाद्वीपीय मेखला कहां से शुरू होती है, यानी महाद्वीपों के बीच से शुरू होती है। तो ये जो मध्य महाद्वीपीय जो मेखला है वो कहां से शुरू होती है, तो ये अटलांटिक जो ओशन है वहां से शुरू होती है। यहाँ पर ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, उससे पास से शुरू होती हुई ये इटली, इटली में यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके विसुवियस ले लीजिए या स्ट्रोम्बोली ले लीजिए, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कनारी द्वीप है, तो कनारी द्वीप यहाँ पर है, कनारी द्वीप, कनारी द्वीप से ये शुरू होती है और यहाँ से भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, एटना, ठीक है, वहां से एजियन सागर से होते हुए ईरान के देवमन और को सुल्तान, जिसको कहा जा सकता है प्रसुप्त, बिल्कुल मृत जो ज्वालामुखी है वो वहां पर पाया जाता है। फिर काकेशस, अल्बुर्ज, अर्मीनिया होते हुए ये सीधे आपके हिमालय और हिमालय के साथ सारे होते हुए यहाँ पर बेरन द्वीप होते हुए सीधा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ऊपर यहाँ पर फिलीपींस के द्वीप और पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्र में यहाँ पर आकर ये किससे मिल जाता है, पैसिफिक ओशन बेल्ट से मिल जाता है। यानी यहाँ से शुरू हो जाती है, पैसिफिक ओशन का बेल्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो बेल्ट है वो यहाँ पर शुरू होता है। तो वेस्टर्न अल्पस यहाँ पर है, तिब्बत का पठार होते हुए ये भारत के ऊपर से निकलता है। तो ये दूसरा जो क्षेत्र है जहां पर आपके वल्केनो का इरेप्शन होता है, यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो कहलाता है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मिड अटलांटिक क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रिज पाई जाती है, ये देखिएगा यहाँ पर ये कटक, इसके दो पार्ट है, एक तो डॉल्फिन और एक है चैलेंजर, ये बीच में से यहाँ से करता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको हम देखते हैं। तो इस बेल्ट में आपके ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ से शुरू होता है, तो ये उत्तर में आइसलैंड, आइसलैंड है यहाँ पे, आइसलैंड से यहाँ पर एक पर्वत है हेक्ला पर्वत, तो हेक्ला पर्वत से शुरू होता है और अंटार्कटिका के इरेबस, यहाँ पर अंटार्कटिका में लास्ट हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर इरेबस तक ये पाया जाता है। इस प्लेट में यहाँ पर जो प्लेटों का जो मार्जिन है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होकर यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट इस तरफ, यानी यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की प्लेट इस तरफ जा रही है और अफ्रीका की प्लेट इस तरफ जा रही है। तो इस प्रकार के प्लेट मार्जिन में ये क्षेत्र पाया जाता है। क्लास खत्म हो जाएगी, आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये तीसरा क्षेत्र, और चौथा जो क्षेत्र है वो इंट्राप्लेट का मैंने बताया। तो इंट्राप्लेट का जो कौन सा क्षेत्र है या फिर तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा, फिर ज्वालामुखी के कुछ और कुछ फैक्ट्स रहेंगे।